दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल का टाइम पीरियड है 275 एडी से 550 एडी तक। थोड़ा टाइम पीरियड याद रखना, 275 एडी से 550 एडी तक गुप्त काल का टाइम पीरियड है। गुप्त काल के अंदर भारत के अंदर विकेंद्रीकरण का काल कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। इस काल के अंदर जो वैदिक धर्म का है उसका पुनरुत्थान हुआ था। वैदिक धर्म तक क्या हुआ था? पुनरुत्थान। और गुप्त काल में सामंतवाद का उदय हुआ था। सामंतवाद का उदय पूछ ले किस काल के अंदर हुआ माना जाता है, तो गुप्त काल के अंदर सामंतवाद का उदय माना जाता है। और गुप्तों का पतन का मुख्य कारण कौन सा था? ये सामंतवाद ही था। सामंतवाद उदय हो गया तो आसपास के अंदर सामंतों ने कई राज्य अपने स्थापित करने की कोशिश की और उन्हीं आपसी उलझनों की वजह से गुप्त काल का अंत माना जाता है। प्रभाकरी गुप्ता है गुप्त काल की, उसने अपने अभिलेखों के अंदर गुप्त वंश का गोत्र धारण बताया था। कौन सा गोत्र बताया था? धारण गोत्र बताती है कौन? प्रभावती गुप्ता। इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्ता के अंदर किस गोत्र का नाम बताया गया है? ये गुप्तों कहा जाता है कि प्रभावती जो बुक लिखी थी उसके अंदर इसने बताया था कि जो गुप्तों का मूल गोत्र थे वो धारण गोत्र का माना जाता है। ये तो थी अपने गुप्त काल की बेसिक जानकारी। फिर आता है गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो श्री गुप्त को गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है। और इसका टाइम पीरियड लिखना 275 से 300 तक। 275 से 300 तक। और गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का वास्तविक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त को। लेकिन अगर संस्थापक पूछ ले तो श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त के अंदर किसी शक्ति के अधीन ये माना जाता है गुप्त वंश। और इसके बाद चंद्रगुप्त ने इसको एक अलग गुप्त वंश की स्थापना कर दी। और इसके बीच के अंदर कई राजा भी हुए थे। एक घटोत्कच इसके बीच के अंदर राजा हुआ था। जो ये टाइम पीरियड बदले, ये तो है 275 300 तक, ये 319 से शुरू होता है। तो इस दोनों के बीच एक राजा हुआ था घटोत्कच, 300 से 319। इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने इसको लिखा है नहीं। गुप्त वंश संवत है, इसका प्रतिपादन किसको माना जाता है? गुप्त चंद्रगुप्त को माना जाता है। गुप्त संवत है। क्वेश्चन आ रखा है गुप्त संवत कौन सा है? 319। मैंने आपको शक संवत बताया, विक्रम संवत बता दिया, गुप्त संवत और आ गया। तो गुप्त संवत कौन सा है? 319। और इसको किसका श्रेय दिया जाता है इस गुप्त संवत के लिए? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कौन सी? लिच्छवी राजकुमारी, कहाँ की? वैशाली की, इससे विवाह किया। और विवाह की याद में उसने राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त ने इसको शॉर्ट में लिखो, आप नोट्स बनाओ तो मैं ये आपको एक बार पढ़ लो इसको शॉर्ट में। कैसे? चंद्रगुप्त प्रथम वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी विवाह, और इसकी याद में नीचे लिख दो राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। इससे आपको शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ये अपनी थी बात चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड आता है 350। ये 350 लिख लेना आप इसको, 350। 350 है 375, 25 वर्ष इसने शासन किया था। पिता था इसका चंद्रगुप्त प्रथम और माता थी वो लिच्छवी की कुमारी कुमार देवी, इसकी माता थी। समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध स्तंभ अपन पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति, इसको कहते हैं अपने इलाहाबाद प्रशस्ति। और तीसरा नाम है एपीआई लेख। तीनों याद रखना आपको। या तो इसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं इसको, कहीं कहीं इसका नाम इलाहाबाद प्रशस्ति, और क्योंकि प्रयाग इलाहाबाद के अंदर है। और इसको शॉर्ट के अंदर इंग्लिश में बोलते हैं एपीआई लेख, एपीआई लेख। इस परिस्थिति को समुद्रगुप्त की आत्महत्या भी माना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो भी वर्णन थी इसके अंदर इसने इसका पूरा वर्णन किया प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, तो समुद्रगुप्त की आपको बतानी है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति ऐसा बोलो तो साथ में पढ़ने से याद हो जाता है। इसकी रचना समुद्र के दरबारी कविता हरिसेन, इसने इसकी रचना की। पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने की? हरिसेन ने। और इस पर खुदवाने का काम किसने किया था? तिलभट्ट।
ये इंपॉर्टेंट है। पत्र खुदवाने का काम किसने किया था? तिलपट। लेकिन पूछ ले इतना ही, इसकी रचना किसने की? तो हरिसेन ने इसकी रचना करी थी। ये थे अपने प्रयाग प्रशस्ति के बारे के अंदर बात। इस प्रयाग प्रशस्ति की अगर भाषा पूछ ले तो भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा पूछ सकता है, ये संस्कृत के अंदर लिखी हुई है। और इसकी शैली पूछ ले, गद्य और पद्य दोनों मिश्रित शैली के अंदर है। यहां तक तो क्वेश्चन एग्जामिनर पहुंच चुका है संस्कृत शैली। एक कदम आगे बढ़ जाए तो इसकी शैली भी पूछ सकता है, और गद्य और पद्य के अंदर इसकी मिश्रित शैली मानी जाती है। फिर आती है समुद्रगुप्त की एरण स्तंभ लेख, जो मालवा एमपी के अंदर मिले थे। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का नाम मिलता है। दत्त देवी का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्त देवी। इसका नाम किसके अंदर मिलता है? एरण प्रशस्ति के अंदर। वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी स्मिथ ने कहा था। इसकी किसके लिए नेपोलियन कहा था? क्योंकि इसी विजय है, विजयों के कारण इसको वी स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। ये जो उपनाम है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनको याद रखना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी स्मिथ ने। और किस लिए कहा था? उसकी विजयों की वजह से। उन्होंने बहुत सारी विजय की थी, युद्ध लड़े थे, इसीलिए इन्होंने भारत का इसका नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त की विजय की पूछ ले तो इसने सबसे पहले आर्यवर्त का प्रथम युद्ध लड़ा था। और ये किसके अंदर? आर्यवर्त का प्रथम युद्ध समुद्रगुप्त के बीच में लड़ा गया। और साथ में कौन था अभी ये भी पता चल जाएगा। आर्यवर्त का प्रथम युद्ध है, और ये बात चलती है अपनों प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इसकी जानकारी मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति किस पंक्ति के अंदर? 13वीं और 14वीं के अंदर आर्यवर्तन का पहला युद्ध लिखा हुआ, इसीलिए इसको आत्मकथा क्या कहा जाता है? इसको आर्यवर्त के समुद्रगुप्त ने नागवंश के राजाओं को पराजित किया गया। पूछ ले, आर्यवर्त के अंदर प्रथम युद्ध के अंदर समुद्रगुप्त ने किसको पराजित किया? तो नागवंश के राजाओं को इसने पराजित कर दिया। और इसका उल्लेख क्या रखी है? 13वीं और 14वीं लाइन के अंदर। फिर दूसरा युद्ध हुआ इसका दक्षिणी पथ का युद्ध। दक्षिणी पथ के युद्ध के अंदर प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं लाइन में इसका उल्लेख है। दक्षिणी पथ का युद्ध किस लाइन में? 19वीं और 20वीं के अंदर। इस समुद्रगुप्त के अंदर जो दक्षिणी की विजय की थी समुद्रगुप्त ने, इसकी तुलना अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिणी नीति है उससे की जाती है। समुद्रगुप्त की दक्षिणी नीति, ये क्या भारत के अंदर मुगलों का शासक हो गया, मुगलों का। तो इन मुगलों ने क्या, अब देखो पहले कौन आया? समुद्रगुप्त। तुलना समुद्रगुप्त की अलाउद्दीन खिलजी की करनी थी, लेकिन इन्होंने क्या, मुगलों ने, और लिखने वाले इतिहास वही थे, तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति से कर दी। तो पहले तो समुद्रगुप्त हुआ, लेकिन ये इतिहास लिखने वालों ने कर दिया। कोई टेंशन नहीं है, अपन को जो चीज लिखी है वो याद करनी है। रियल में उल्टा था, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया क्योंकि समुद्रगुप्त को पहले हुआ था। फिर आता है आर्यवर्त का दूसरा युद्ध। आर्यवर्त का दूसरा जो इसका उल्लेख अपन प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति के अंदर है। दूसरा युद्ध, पहला युद्ध 13वीं 14वीं लाइन के अंदर बताया मैंने आपको, और आर्यवर्त का दूसरा युद्ध 21वीं लाइन के अंदर है। उस युद्ध के अंदर इतना ही बताता है कि 9 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को पराजित किया? 9 राजाओं को, और राजाओं के नाम नहीं मिलते। आर्यवर्त का दूसरा युद्ध। फिर हुआ था विदेशी राज्यों पर विजय की थी समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं लाइन के अंदर इसका उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने विदेशों के अंदर भी अपनी जीत सुनिश्चित की थी। इस समुद्रगुप्त ने कुषाणों को, शकों को, मरंडों को, श्रीलंका और अन्य द्वीपों को भी अधिकार कर लिया। इसलिए कहा जाता है इसने विदेश के अंदर भी विजय की थी। कुषाणों को पराजित किया इसने, शकों को, श्रीलंका के अंदर कई द्वीपों पर अधिकार कर लिया गया था। इसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ। ये पहला गुप्त राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्वेश्चन आ सकता है, पहला गुप्त राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था कौन सा? समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त पहला शासक था जिसने, गुप्तों का पहला शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे, मैं आगे आपको और बता दूंगा किसने किए थे सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, अपन आगे बात करेंगे अश्वमेध यज्ञों के प्रकार, वो भी अपन आगे बात कर लेंगे। और अगर पूछ ले गुप्तों का अंदर सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ, तो समुद्रगुप्त को माना जाता है। फिर बात आती है अपन की प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त को देव आर्य कहा गया, देव व आर्य कहा गया, और इसकी उपाधि मानी जाती है कविराज। ये इंपॉर्टेंट है। कविराज किसने उपाधि, किस गुप्त, एक ही था ये जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का, गुप्तों का कौन सा राजा जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो अपन को बात आनी चाहिए
समुद्रगुप्त की बात आनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। यह इसका टाइम पीरियड है 375 से 412। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट राजा हुए थे गुप्त काल के अंदर। पहला गुप्त राजा जिसका समय अभिलेखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो अभिलेख लिखे थे इसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, इसके अभिलेखों के आधार पर संवत आपको पता चल जाता है कि टाइम पीरियड इसका ये है, ये पहला राजा था। क्योंकि इसका अभिलेख अपन देख लेते हैं। सबसे पहला इसका था मथुरा लेख। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन का प्रथम अभिलेख था और इस पर गुप्त संवत लिखा हुआ 61 गुप्त संवत, और गुप्त संवत अपने आपको बताया था 319। तो इससे आपको इसका टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। पहला राजा था जिसने समय अभिलेखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, वो अपना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इसका मथुरा लेख पहला अभिलेख है जो 61 गुप्त संवत के अंदर आता है। फिर आता है इसका दूसरा सांची का लेख। ये चंद्रगुप्त के शासन काल का अंतिम अभिलेख है और इसका गुप्त संवत आता है 93 गुप्त संवत, और इसी के बीच के अंदर आप टाइम निकालो तो इसका टाइम पीरियड आएगा 375 से 412। 412 टाइम पीरियड निकलेगा। इस सांची के लेख के अंदर अपन को सांची का नाम काकनाथ मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांची का लेख के अंदर सांची का नाम क्या मिलता है? काकनाथ, तथा इसमें चंद्रगुप्त का अन्य नाम देवराज मिलता है। चंद्रगुप्त का अन्य नाम देवराज इंपॉर्टेंट है। किस लेख के अंदर चंद्रगुप्त को देवराज कहा गया है? तो सांची के लेख के अंदर, और इसके अंदर सांची के लेख को काकनाथ कहा गया है। इसके अभिलेख है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है उदयगिरी गुफा लेख जो मध्य प्रदेश के अंदर है। सीधे क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है, उदयगिरी गुफा लेख कहां पर है? मध्य प्रदेश है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। फिर है मेहरौली लोह स्तंभ लेख, इंपॉर्टेंट है। इसको MPI लेख, API लेख मैंने बताया था आपको, यह है MPI लेख। समुद्रगुप्त का था API और यह MPI, ये दिल्ली से अपन को प्राप्त हुआ था। इसका फुल फॉर्म है मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। इस अभिलेख में अंदर चंद्र नामक राजा की उपाधियां मिलती है और माना जाता है चंद्र नामक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को माना जाता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर जो 9 विद्वान थे वो इंपॉर्टेंट है। पहला विद्वान था कालिदास, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 विद्वान थे। उस 9 विद्वानों के मैं आपको नाम लिखा देता हूं। मैं आपको जो ओल्ड पेपर है उनके बेस पर ये मैं आपका पूरा मैटर तैयार किया है। ओल्ड पेपर जो भी आज तक भारत के अंदर है उसके आधार पर, और जो इंपॉर्टेंट है एक कदम आगे चल के उनको मैंने इसको लिखने का प्रयास किया। तो अपन मैं लिखा के इसलिए कर रहा हूं तो आपको कम टाइम के अंदर ये नोट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले ऐसा हुआ था कालिदास। कालिदास का महाकाव्य कौन कौन से? एक तो रघुवंश, एक कुमार संभव, इंपॉर्टेंट है। एक तो महाकाव्य है कौन सा? रघुवंश और कुमार संभव। और खंड काव्य पूछ ले तो मेघदूत और ऋतुसार। ये मेघदूत है, ये 2 भागों के अंदर है। कितने भाग के अंदर है? 2 भाग। फिर इसके नाटक कालिदास के कौन कौन से? अभिज्ञान शंकुतलम, मालविका गनिमित्रम, इंपॉर्टेंट है। 2 है, अभिज्ञान शंकुतलम और मालविका गनिमित्रम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। ये कालिदास के नाटक है। महाकाव्य भी बता दिया मैंने, खंड काव्य भी बता दिया और नाटक भी बता दिया। फिर दूसरा इसका था धन्वंतरी। धन्वंतरी एक चिकित्सक था। ये किस पर आधारित? नवीनतकम का धन्वंतरी, और इसकी पुस्तक आ जाती है नवीनतकम। ये इसकी पुस्तक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, नवीनतकम। फिर आता है वराहमिहिर। इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी विद्वान था, ये ज्योतिषी था, और इसकी पुस्तकें हैं पंच सिंधिका, वर्त सिंधिका, वर्तो जातक और लघु जातक। 2 तो देखो संहिता पर आती है, पंच सिंधिका, वर्त संहिता, वर्त जातक और लघु जातक, थोड़ा इसको ध्यान रखना। वो ये वराहमिहिर की जो ज्योतिषी था, एक था चिकित्सक और एक अपने कालिदास के इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। फिर अपन देख ले इसके 3 विद्वान हो गए, 9 विद्वान है। मैं 9 विद्वान का आपको नाम लिखूंगा। अगला विद्वान है अमर सिंह। अमर सिंह का अमरकोश इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ रखे। अमरकोश ने किसने की रचना की? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम का है और इसने लिखी थी अमरकोश। फिर आपने बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसका नाम लिखा दिया मैं, शपणक, शंकु, बेताग भट्ट, घट करपर और वर रुचि, ये इसके नाम हैं। ये 9 विद्वान थे, इंपॉर्टेंट है। 9 विद्वान है, इंपॉर्टेंट है। ये था अपना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और इसके बाद आता है अपने कुमार गुप्त प्रथम। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ तक अपने पूरा गुप्त संवत
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तक कर लिया। इंपॉर्टेंट है, कम टाइम के अंदर मैं आपको एकदम मस्त नोट्स दे रहा हूँ ओल्ड पेपर के, और मान के चलो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको 70 से 80% क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे और इम्प्रेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूं। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।